नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम फिर से बीते हफ्ते की बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आइए सबसे पहले इन खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले बताएंगे कि पेंडोरा पेपर्स क्या हैं और दुनिया भर में इसे लेकर हड़कंप क्यों मचा है। इसके बाद जानेंगे कि श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन क्या है और भारत से इसका क्या ताल्लुक है। और आखिर में बताएंगे कि मध्य पूर्व के देश कतर में पहली बार नेशनल इलेक्शन होने के क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहले बात पेंडोरा पेपर्स की। दुनिया भर में माल मिल्कियत को छिपाने और दौलत की हेराफेरी की एक लंबी फेहरिस्त है। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने पनामा पेपर की कहानी आपको बताई थी। तब बताया था कि दुनिया में लोग अपनी दौलत को छिपाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं। धन को छिपाने के लिए एक ऐसे ही मामले का फिर से खुलासा हुआ है। 2016 में मध्य अमेरिकी देश पनामा की एक लॉ कंपनी के कुछ दस्तावेज लीक हुए थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का लेखा जोखा था। इसे पनामा पेपर्स नाम दिया गया। अब खुलासा हुए मामले को पेंडोरा पेपर्स कहा जा रहा है। हालांकि इस पेपर के जरिए संपत्ति को छुपाने का जो मामला उजागर हुआ है, उसका ताल्लुक किसी एक देश से नहीं है, बल्कि इसमें सिंगापुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे तमाम देश हैं। इस खुलासे के बाद दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। खुलासे के बाद भारत सरकार भी हरकत में आ गई है और अपनी एजेंसियों को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। भारत समेत दुनिया भर की किन किन नामचीन हस्तियों को इस मामले से जोड़ा जा रहा है। साथ ही बताएंगे कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और दुनिया भर में आखिर दौलत की हेराफेरी कैसे होती है। जहां तक पनामा पेपर्स का सवाल है, तो इस खुलासे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और तब इसे सबसे बड़े खुलासे के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब पेंडोरा पेपर लीक को पनामा से भी बड़े मामले के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस लीक में दुनिया की 14 कॉरपोरेट सर्विस फर्म्स की करीब 29,000 ऑफशोर कंपनीज के दस्तावेज लीक हुए हैं। दावे के मुताबिक इन दस्तावेजों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है। इन दस्तावेजों में है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दस्तावेजों में करीब 64 लाख पेपर्स, 30 लाख तस्वीरें, 10 लाख से ज्यादा ईमेल और तकरीबन 5 लाख स्प्रेडशीट शामिल है। इन दस्तावेजों में ही धन छुपाने की पूरी कहानी लिखी हुई है। अब आप पूछेंगे कि इतने बड़े डेटा की पड़ताल कैसे हुई। दरअसल गुप्त रूप से वित्तीय लेन देन का ये डेटा वॉशिंगटन डीसी स्थित ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हाथ लगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डेटा कितना बड़ा था। जाहिर है किसी एक संस्थान द्वारा इसकी पड़ताल बेहद मुश्किल थी। लिहाजा ICIJ ने दुनिया भर के 117 देशों के 140 मीडिया संस्थानों से बात करके उन्हें इस मुहिम में जोड़ा। इनमें भारत में अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, ब्रिटेन के BBC, अमेरिका के द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे संस्थान शामिल हुए। कहा जाता है कि इन 140 संस्थानों के 600 से ज्यादा खोजी पत्रकारों ने इन दस्तावेजों की पड़ताल की। दावे के मुताबिक इस पड़ताल में करीब 2 साल का वक्त लगा। 14 स्रोतों से मिले इन दस्तावेजों की कई महीनों तक पन्ने दर पन्ने जांच हुई। फिर इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार की गईं, जो अब हम लोगों के सामने है। जिस गुप्त सौदे का पर्दाफाश हुआ है, उनमें दुनिया भर की जानी मानी कई हस्तियां शामिल हैं। इनके नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दावे के मुताबिक इस लीक में 90 देशों की हस्तियां शामिल हैं। अब तक 330 राजनेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो सत्ता में बने हुए हैं और कुछ पहले ही पद छोड़ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डन के राजा, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, केन्या के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत के कम से कम 380 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ जैसी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दौलत की हेरा फेरी का ये खेल आखिर होता कैसे है। अगर आपको पूरा मामला जानना हो तो आप पनामा पेपर्स वाले हमारे एपिसोड को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर जान लीजिए कि निवेश के लिए ऑफशोर कंपनियां या ट्रस्ट खड़े किए जाते हैं,
इसका मतलब है कि निवेश करने वाले व्यक्ति के मूल देश से बाहर कायम की गई कंपनी। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऐसे देशों में किया जाता है जहां इन्हें बनाने में आसानी होती है। वहां ऐसे कानून होते हैं जो कंपनी के मालिक की पहचान को उजागर करना मुश्किल कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन जगहों पर कॉरपोरेट टैक्स कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ऐसे मुल्कों को टैक्स चोरी की जन्नत या टैक्स हेवन्स के रूप में जाना जाता है, जैसे कि पनामा। इस तरह की ज्यादातर कंपनियां गुमनाम होती हैं। इनका मालिक कौन है, किसके पैसे लगे हैं, ये सभी बातें उजागर नहीं हो पाती। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर होती हैं और इनका न कोई ऑफिस होता है और न कोई कर्मचारी। चलिए अगली खबर का रुख करें। बीते हफ्ते भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के दौरे पर गए। इस दौरान उनकी मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से हुई। दोनों के बीच श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन पर बातचीत हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंकाई संविधान में 13वें संशोधन की कमजोरी और मजबूती को समझना जरूरी है और इसके हिसाब से वार्ता आगे बढ़नी चाहिए। उधर भारत चाहता है कि श्रीलंका अपने संविधान के 13वें संशोधन का पालन करे, लेकिन 13वें संशोधन पर श्रीलंका का रुख साफ न रहने से भारत को हमेशा ही मायूसी हाथ लगती है। करीब 3 दशक पुराने इस संशोधन पर अमल न हो पाने से भारत और श्रीलंका के बीच कई बार तनाव देखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह संशोधन क्या है जिसे लेकर भारत इतना चिंतित है। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल 1987 में हुए श्रीलंकाई संविधान का 13वां संशोधन शक्ति के विकेंद्रीकरण से जुड़ा है। ये उस दौर की बात है जब श्रीलंका का चरमपंथी गुट लिट्टे, जिसे LTTE या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम भी कहा जाता है, वो श्रीलंका में अपने आतंकी कहानियां लिख रहा था। ये तमिल चरमपंथी गुट श्रीलंका के उत्तर पूर्व में अपने लिए अलग देश की मांग कर रहा था। इसका मानना था कि श्रीलंका की हुकूमत वहां के तमिल अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। देश की सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए श्रीलंका के पूर्वोत्तर में उनके लिए अलग देश की स्थापना हो। इसी कारण श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। एक तरफ श्रीलंका की सेना थी और दूसरी ओर चरमपंथी गुट लिट्टे के हथियारबंद लड़ाके थे। इतना ही नहीं, वहां का बहुसंख्यक समुदाय सिंहली भी तमिलों से लोहा ले रहा था। जुलाई 1987 में भारत श्रीलंका के बीच एक शांति समझौता हुआ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने कोलंबो में एक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते से श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को अमली जामा पहनाना था। साथ ही 1987 के प्रांतीय परिषद अधिनियम को सक्षम करके श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने की उम्मीद थी। समझौते की शर्तों के तहत कोलंबो सत्ता के हस्तांतरण के लिए सहमत हुआ। साथ ही उत्तर से श्रीलंकाई सैनिकों को वापस बुलाना था और तमिल विद्रोहियों को अपने हथियार डालने थे। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन न हो सका। हालांकि शुरू में लिट्टे ने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया, लेकिन शांति समझौते में उन्हें पक्षकार नहीं बनाने के नाम पर कुछ महीने बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई और श्रीलंका में फिर से विद्रोह शुरू हो गया। अब सवाल है कि 13वें संशोधन में क्या था। जैसा कि हमने बताया, दोनों देशों के बीच समझौते के बाद इस संशोधन को अमली जामा पहनाना था। लिहाजा श्रीलंकाई संसद ने नवंबर 1987 में इस संशोधन को पारित किया। इसका मकसद देश में नस्लवाद के मुद्दे को हल करना और देश की एकता और संप्रभुता को बढ़ावा देना था। इसके तहत श्रीलंका के 9 प्रांतों में प्रांतीय परिषद बनाने की बात कही गई। इसका मकसद श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच हो रहे संघर्ष को रोकना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, पुलिस और भूमि से जुड़े फैसले लेने का अधिकार प्रांतीय परिषद को देने की बात थी। लेकिन इनमें से कई चीजें लागू नहीं हो सकी। खासकर पुलिस और भूमि से संबंधित प्रावधानों को कभी लागू नहीं किया जा सका। शुरुआत में उत्तर और पूर्वी प्रांतों का विलय कर दिया गया था और दोनों को मिलाकर एक उत्तर पूर्वी प्रांतीय परिषद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2007 में दोनों को अलग कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इस संशोधन में दिक्कत जैसी क्या बात है जिसे लेकर वहां की सरकार इसे लागू करने में असक्षम रही। 1987 में हुए भारत श्रीलंका समझौते के मद्देनजर भारत लगातार इस संशोधन को लागू करने पर जोर देता रहा है, लेकिन सही मायनों में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। दरअसल अधिकतर सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन को भारत द्वारा जबरन थोपे गए एक प्रावधान के रूप में देखते हैं।
वे इसके प्रावधानों को तमिल अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले कानून जैसा मानते हैं। इसलिए जब इस संशोधन की बात चली तब सेहली राष्ट्रवादी पार्टियों और लिट्टे दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लिट्टे समूह द्वारा इसके विरोध के पीछे वजह थी कि इस संशोधन से मिले अधिकार उन्हें उम्मीद से कम लग रहे थे। सेहली राजनीति की अगुवाई करने वाले वामपंथी राष्ट्रवादी जनता विमुक्ति पेरामुना ने इस संशोधन को भारत सरकार की एक दखल के रूप में देखा। इसे बड़े पैमाने पर एक पड़ोसी के प्रभाव वाले संशोधन के तौर पर देखा गया। इतना ही नहीं, इससे पहले दोनों देशों के बीच हुए समझौते को भी इस पार्टी ने कबूल नहीं किया। उधर तमिलों ने 13वां संशोधन नाकाफी माना। श्रीलंकाई सेना और एलटीटीई के बीच जारी गृह युद्ध 2009 में ही खत्म हो गया, लेकिन अभी तक संविधान का ये संशोधन पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इसके उलट चुनावों में तमिलों के वोट पाने के लिए एक स्लोगन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही 13वें संशोधन में बदलाव करने या फिर इसे वापस लेने की मांग हमेशा उठती रही है। अगली खबर देखें। भारत के लिए 2 अक्टूबर का दिन बेहद अहम माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती होने के नाते हर साल इस दिन नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है। मगर एक देश और है जिसके लिए 2 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। यह है मध्य पूर्व में मौजूद देश कतर, जहां बीते 2 अक्टूबर को पहली बार राष्ट्रीय चुनाव के लिए वोट डाले गए। कतर के इतिहास में यह पहला मौका था जब वहां के नागरिकों ने देश के विधायी चुनाव में वोट डाले। 45 सदस्य वाली विधायी परिषद की 30 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे। बाकी 15 सीटों पर नियुक्ति कतर के अमीर यानी वहां के किंग द्वारा की जाएगी। इससे पता चलता है कि अभी भी कतर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है। इसलिए आज आपको बताएंगे कि कतर की शासन प्रणाली कैसे काम करती है और इस देश का अब तक का सफर कैसा रहा है। कतर यानी अरब देशों में एक बड़ा नाम, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से लैस यह देश मध्य पूर्व के अहाते का एक नामचीन देश है। नामचीन इसलिए कि यह देश लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बड़े निर्यातकों में से एक है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यह देश बहुत आगे है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो ये एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा है। एक ही तरफ यानी दक्षिण में सऊदी अरब की जमीन से इसकी सीमा लगती है। कतर एक मुल्क के तौर पर 1850 में वजूद में आया, जब तत्कालीन और पहले शासक शेख मोहम्मद बिन थानी ने कतर के अलग अलग हिस्सों को एकजुट किया। इसी वक्त से अल थानी खानदान यहाँ हुकूमत कर रहा है। इसी खानदान के वारिस पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सत्ता संभालते रहे हैं। कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी इसी कुनबे से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल वजूद में आने के समय से ही कतर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर में हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य अपने पतन की ओर चल पड़ा। इसी का नतीजा था कि 1916 के आसपास कतर अंग्रेजों के प्रभाव में आया। ब्रिटेन से कतर का एक समझौता हुआ जिसके तहत कतर की विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया और बदले में ब्रिटेन कतर को प्रोटेक्शन देता था। इस तरह की संधि मध्य पूर्व अहाते के कई देशों के साथ हुई थी। 1971 में कतर को ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ादी मिली। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद कतर में सुधारों का दौर चला। लोकतंत्र को कायम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1972 में विधायी परिषद का गठन किया गया। इसे कंसल्टेटिव असेंबली या शूरा काउंसिल का नाम दिया गया। तब इसमें 20 सदस्यों की नियुक्ति की गई। करीब 3 दशक बाद अप्रैल 2004 में कतर ने नए संविधान को अपनाया। संविधान में भी शूरा काउंसिल का प्रावधान किया गया। इसके तहत कुल सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 45 की गई। इसमें व्यवस्था की गई कि 2/3 सदस्यों का चुनाव जनता करेगी और 1/3 का चुनाव कतर का शासक यानी अमीर करेगा। राजा की शक्ति को संविधान में भी बरकरार रखा गया। मतलब आप कतर की शासन प्रणाली को संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हैं। हालांकि शूरा काउंसिल के पास केवल देश की सामान्य नीतियों और बजट को मंजूरी देने का विधायी अधिकार है। रक्षा, आर्थिक और निवेश जैसे फैसले लेने की शक्ति इस निकाय को नहीं दी गई है। यानी इस काउंसिल के पास सीमित शक्तियां हैं और देश के शासक ही सबसे ताकतवर हैं। हालांकि देश में अब तक नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव होते रहे हैं और लोग वोट भी डालते हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब नेशनल लेवल के इलेक्शन में लोगों को वोट देने का मौका मिला। लेकिन संविधान में वोट देने की जो पात्रता है वो बेहद बारीक है। जैसे भारत में वोट देने या सांसद या विधायक बनने के लिए संविधान ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
मतलब भारत का कोई भी नागरिक इन सब की पात्रता रखता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कतर में ऐसा नहीं है। दरअसल इसी साल जुलाई में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी ने एक कानून पास किया। इसके मुताबिक 18 साल से ज़्यादा उम्र के वही नागरिक वोट दे सकते हैं जो कतर के मूल निवासी रहे हैं, या फिर वो आम नागरिक जो ये साबित कर दें कि उनके पूर्वज कतर में ही पैदा हुए थे। उन लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में साबित करना होगा कि 1930 से पहले वे लोग कतर के इलाके में रहते थे। मतलब कि अगर आप कतर में रहकर वहाँ की नागरिकता हासिल कर लें तो भी भारत की तरह आप वहाँ न तो मतदान कर सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि कतर की कुल आबादी 28 लाख है, जिनमें वहाँ के मूल निवासियों की तादाद महज 10% ही है। इसलिए वहाँ की हुकूमत बाहरी लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के पक्ष में नहीं है, ताकि वहाँ की सत्ता में केवल वहाँ के मूल निवासी ही आ सकें। मध्य पूर्व के जिस इलाके में कतर है, वहाँ के अमूमन देशों जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, बहरीन वगैरह में अभी भी राजशाही व्यवस्था है। हालांकि बहरीन, ओमान और कुवैत लोकतंत्र की ओर पहले ही कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन कतर के लिए यह पहला मौका है जब वहाँ की हुकूमत ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि सरकार का ये कदम वाकई किसी बदलाव की कोशिश है या फिर सिर्फ दिखावा मात्र। चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं आज की खबरों पर आधारित मुख्य परीक्षा से जुड़े सवालों पर। पहला सवाल है, ऑफशोर कंपनीज क्या हैं? दौलत को छिपाने या टैक्स से बचने के लिए इन कंपनियों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है, श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन क्या है? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। और तीसरा सवाल है, कतर में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है? क्या राष्ट्रीय चुनाव जैसे कदमों से वहां लोकतंत्र बहाल होने की उम्मीद है? परीक्षण कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।